नमस्कार दोस्तों, मैं यतीश अगले 20 मिनट में आपको कोशिश करूंगा कि यूनिवर्स कब शुरू हुआ और यूनिवर्स के बनने के बाद से अर्थ कब बना, सन कब बना, एनिमल्स कब आए, प्लांट्स कब आए, एटमॉस्फेयर कब हुआ और ये सिविलाइजेशन कब आई, ये जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं वो कब लिखी गई, इन सारे टाइमलाइंस को बताने की मैं कोशिश करूंगा। इन टाइमलाइंस को बताने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि किस में विवाद है, कुछ थ्योरियों का सहारा लिया है हमने, है ना। और ये जो भी टाइमलाइंस और जो थ्योरी का सहारा लिया है वो आज के डेट में जो सबसे बहुचर्चित है या जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने मंजूरी दी है, हमने उसको ही लिया है। तो ये 1370 करोड़ साल पहले से लेकर अब तक की कहानी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है इस वीडियो को बनाने में। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखते समय आप अपने आप को मोबाइल से अलग रखें ताकि इन सब चीज़ों को आप आराम से समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, लगभग 1370 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैंक था। एक पॉइंट था और वो पॉइंट बहुत ही छोटा पॉइंट था। उसमें इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। इनफाइनाइट मतलब अनंत डेंसिटी। डेंसिटी ऐसे जैसे कि रुई की डेंसिटी कम, लोहे की डेंसिटी ज़्यादा, इसे हम डेंसिटी बोलते हैं। इसमें एक अचानक से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट का कारण आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से इसमें से मैटर निकले और मैटर जो है 1 सेकंड से भी कम में लगभग 10 लाइट ईयर तक की दूरी तक फैल गए। ये 10 लाइट ईयर कितना होता है उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आप 8 लाख को अगर 60 से, फिर 60 से, फिर 24 से, फिर 365 से इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो किलोमीटर आएगा वो 1 लाइट ईयर होता है। ऐसा 10 लाइट ईयर 1 सेकंड से भी कम में एक्सपैंड कर जाना, और ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रही है। उसमें टेम्परेचर लगभग 1000 करोड़ डिग्री सी का पहुंच गया। समझ सकते हैं 40 डिग्री सी में हम जलने लगते हैं और उसमें टेम्परेचर कितना पहुंचा होगा। अगले 3 मिनट के बाद ये 1000 डिग्री सी से टेम्परेचर 100 डिग्री सी पर आया और एटम का निर्माण होना शुरू हुआ, हाइड्रोजन बनने शुरू हुए, हीलियम बनने शुरू हुए और इन्हीं से हमारे तारों का समूह बना। हर तारे की एक लाइफ होती है, जैसे हमारा सन है, इसका भी एक लाइफ है और हमारे सन की लाइफ लगभग 1000 करोड़ है। और हर वो तारा जो 1000 करोड़ से ऊपर की लाइफ जी लेते हैं उनका मास ज्यादा होता है और जब उनका अंत होता है तो वो फटते हैं और इसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो जब 1370 करोड़ साल पहले यूनिवर्स बनी तो लगभग 900 करोड़ साल और लगे तारों को आगे बढ़ने में और फटने में। तो एक तारा जो हमारे डस्ट और गैसेस के क्लाउड के बगल में फटा लगभग 450 करोड़ साल पहले, और उसी फटने से जो डस्ट और गैसेस हैं वो कॉम्प्रेस हुए और प्लैनेट सिस्टम और सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। इस सोलर सिस्टम में सन मेन रहा और इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रहे। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लगभग उस समय में एटमॉस्फेयर नहीं था और एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से मेट्योर्स जो है हमेशा गिरते रहते थे। इन मेट्योर्स के गिरने से पानी का आना शुरू हुआ और धरती पर पानी आने लगा। कुछ दिनों बाद 370 करोड़ साल पहले पहली ऑर्गेनिज्म आई, फिर पहला एल्गी आया, एल्गी जिसको हम काई के रूप में जानते हैं। 240 करोड़ साल पहले साइनोबैक्टीरिया काफी बढ़े। ये साइनोबैक्टीरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनके मल मूत्र जो होते थे उससे ऑक्सीजन रिलीज होता था। धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा बढ़ने लगा और ये जो सिंगल सेल्स के एनिमल्स थे ये अपनी ही इसी ऑक्सीजन की वजह से मरने भी लगे। आपको मैं ये बता दूं कि अर्थ के अंदर में लावा है और इन लावा की वजह से हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं। अर्थ के ऊपर में क्रस्ट है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बोलते हैं, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट भी होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में डिवीजन भी होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर टकरा के माउंटेन भी फॉर्म करते हैं। तो उस समय में टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो काफी फटते थे और अर्थ के अंदर से काफी लावा वगैरह बाहर निकलते थे। इन लावा वगैरह के बाहर निकलने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी और इसके बढ़ने से जब बारिश होती थी तो तेजाब की बारिश, जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं, वो काफी कॉमन हुआ करता था। तो
इस दौरान में अर्थ जो है लावा रिलीज कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज कर रहे थे, एसिड रेन हो रहे थे। ये जो भी छोटे मोटे जानवर वगैरह जो हुए थे, सिंगल सेल वगैरह, उन सबों की भी मौत होनी शुरू हो गई। लगभग 70 करोड़ साल पहले जब इन कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से एटमॉस्फेयर बिल्कुल ब्लैक हो गया और सन की रे जो है धरती पर नहीं आने लगी, तो धीरे धीरे अर्थ ठंडा होने लगा और पहला आइस एज आना शुरू हुआ। ये आइस एज होना और अर्थ का बार बार गर्म होना ये एक बार की प्रक्रिया नहीं रही, ये जो है आज तक लगभग 4 से 5 बार हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। लगभग 55 करोड़ साल पहले ये आज जितने भी जानवर हैं, इन सारे जानवर के एक कॉमन पूर्वज थे जिनका नाम था इकारिया वारियोटिया। ये देखिए, ये हमारे कॉमन पूर्वज हैं। ये छोटे से थे और लगभग जितनी भी एनिमल किंगडम है इनकी शुरुआत यहीं से शुरू हुई। धीरे धीरे 48 करोड़ साल पहले यही जानवर जो हैं उनमें स्पाइन वगैरह डेवलप किए, एम्फीबियंस बने, रेप्टाइल्स बने, है ना, स्पाइन डेवलप हुआ। धीरे धीरे इसमें एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर आनी शुरू हुई 47 करोड़ साल पहले। ये ओजोन की लेयर का आने का कारण था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनता है और ओजोन की लेयर जो थी हमारी लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सन की किरण से जितनी भी अनवांटेड रेडिएशन है जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, वो ओजोन जो है इसको रोकता है। ओजोन के आने से जो है हमारी लाइफ के फॉर्म्स और डाइवर्स होने लगे। लगभग 44 करोड़ साल पहले अर्थ पर पहली बार एक मास एक्सटिंक्शन हुई आइसेज वगैरह की वजह से। खैर, इसके बाद हमारे एम्फीबियन फिश आए, जो कि हम एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए और फिर डायनासोर्स आए। धीरे धीरे लाइफ के फॉर्म्स बड़े होने लगे। लगभग 24 करोड़ साल पहले इस अर्थ पर सिर्फ डायनासोर होते थे और वैसे छोटे मोटे जानवर होते थे जिन्हें डायनासोर नहीं खा सकता था। लगभग उस समय में 20 करोड़ साल पहले एक और घटना घटी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है यहां पर। जब अर्थ बना तो जितने लैंड थे वो एक था, मतलब आज जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं वो सब एक में जुड़ा हुआ था। उसका नाम पेंजिया था और इसीलिए पूरा पानी भी एक था, मतलब महासागर भी नहीं थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले अर्थ की उसी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये जो पेंजिया है वो दो पार्ट में टूटने लगा और टूटने से लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। आज का ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो आज का इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, या फिर अफ्रीका या साउथ अमेरिका, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे। जब ये टूटा तो टूटने से अब पानी बीच में आ गया और जो डायनासोर्स वगैरह थे इनको अब पानी का एक्सपोजर ज्यादा मिला, है ना। ज्यादा मिलने से डायनासोर की वैरायटी और ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक घटना घटी। लेकिन उस घटना से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 14 करोड़ साल पहले हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस गोंडवाना लैंड से टूटकर अपनी जर्नी शुरू किया। जो जर्नी शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया से टूटने के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के मेडागास्कर से होते हुए वो रसिया की तरफ चलना शुरू किया और यह घटना लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ के आसपास में हुई। इसी वजह से ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आया और रशियन प्लेट में टकराया तो यहीं पर हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ 5 करोड़ साल पहले। लेकिन उसके कुछ साल पहले, मतलब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो घटना कुछ ऐसी थी कि मेक्सिको में, आज के मेक्सिको में, एक 10 किलोमीटर इतना पत्थर, 10 किलोमीटर इतना बड़ा पत्थर लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आके टकराई थी। इस टकराव का जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही भयावह था। उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने न्यूज देखा होगा आजकल कि 2032 में एक पत्थर हमारे अर्थ के चाइना और इंडिया से टकराता हुआ जाने का संभावना है, जिसकी संभावना अभी 3% बताई जा रही है। वो पत्थर मात्र 90 मीटर का है और वो पत्थर जो है चाइना को तबाह कर सकता है, इंडिया में बंगाल को तबाह कर सकता है, मुंबई को तबाह कर सकता है और भी कितने कंट्री के कितने सिटीज को तबाह कर सकता है। तो आप सोचिए ये 1000 किलोमीटर जैसा लंबा पत्थर कितना नुकसान किया होगा। इस पत्थर के गिरने के साथ लावा पृथ्वी से निकलने शुरू हुए, गर्मी बढ़ी, आग हुआ, सारे जंगल जल गए और डायनासोर देखते ही देखते मेक्सिको के आसपास में इमीडिएटली मर गए और कुछ जो बच गए वो थोड़े टाइम बाद मर गए। ऐसे में वापस से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना शुरू हुआ, पूरा अंधेरा होना शुरू हुआ और सूरज की किरण जो है वापस से आनी बंद हो गई और पृथ्वी पर एक बार फिर से आइस एज का शुरुआत हुआ। ये आइस एज जो है
लगभग 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 साल पहले खत्म हुआ। 5 करोड़ साल पहले जब हिमालय बना तो हिमालय की ऊंचाई लगभग 1,000 किलोमीटर की थी। तो इस ऊंचाई पर 5 करोड़ साल पहले जब हिमालय बना तो हिमालय की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर तक पहुंच गई और उस ऊंचाई पर जाहिर सी बात है कि उस ऊंचाई पर ठंडी ज्यादा होती है, बर्फ होते हैं और धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियां भी शुरू हो गई। और ऐसे ही दूसरी जगह पे जहां जहां भी पहाड़ बने होंगे वहां से नदियां शुरू हो गई। 5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ साल तक जो है अफ्रीका के जंगल में वो जानवर जो 6.5 करोड़ साल पहले जो पिंड उल्का पत्थर गिरा था जिसकी वजह से पूरी धरती तबाह हो गई थी, इसे हम लास्ट मास एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं, मतलब कि लास्ट बार का तबाही। तो जो छोटे छोटे जानवर थे जो पेड़ के छाल में छिप गए थे, पानी के अंदर छिप गए थे, कीचड़ के अंदर छिप गए थे, ऐसे जानवर ने वापस से इवोल्यूशन करना शुरू किया और वही एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स से लेकर मैमल्स का सफर तय किया। लगभग 2 करोड़ साल पहले मैमल्स जो है वो प्राइमेट्स में इवॉल्व किए। प्राइमेट्स मतलब बंदर से मिलती जुलती प्रजाति, और पहला प्राइमेट जिसे हम एप्स बोलते हैं, यही एप्स, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब जो है अलग अलग इस प्राइमेट्स के अलग अलग डिवीजन है। लगभग 2 करोड़ से लेकर 2.5 लाख साल पहले तक जो ये प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में जो बदलते हुए सिचुएशन एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को बदले वो आगे बढ़ते चले गए, और जो नहीं बदल पाए एक ब्रांच उनका चिंपांजी बन गया, कोई गोरिल्ला बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई लंगूर बन गया, ऐसे करके ये प्राइमेट से हम इंसान तक का सफर तय किए। तो लगभग हम इंसान जिस रूप में आज हैं 2.5 लाख साल पहले इस रूप में आ गए थे। 17 लाख साल पहले हम जो है आग की खोज किए थे, और ये खोज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आग के खोज के बाद जो खाना खाते थे वो पका हुआ खाना खाते थे, और इंसान की जो एनर्जी होती थी वो बचती थी। यही एनर्जी जो है इनके ब्रेन को डेवलप करने में काम आया और ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा, और साथ ही साथ इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा होने लगा। इंसान और जानवर के बीच में अगर मेजर क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो वो यही है, ब्रेन की साइज और डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस वजह से अब इंसान सोचने भी लगा। ये सारे इंसान लगभग अफ्रीका में ही थे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस लास्ट मास एक्सटिंक्शन की वजह से जो पत्थर गिरा था मेक्सिको में, उसकी वजह से लगभग सब जगह तो सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी, लेकिन अफ्रीका में कुछ प्रजातियां फिर भी थीं। लगभग 1,70,000 साल पहले क्लोथ्स का इस्तेमाल शुरू हुआ और ये इंसान शार्प टूल्स बनाना शुरू किए, और जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने आप को इवॉल्व कर चुके थे, ये 2 पैर पे चलने लगे थे, तो अब इन इंसान के पास एक बेनिफिट था कि ये दूर दूर तक देख सकते थे। जब तक ये 4 पैर पे चलते थे दूर दूर तक नहीं देखते थे और इनको जानवरों से अटैक होने का खतरा था, लेकिन 2 पैर पे चलने का इनको ये एडवांटेज मिला और इंसान अब अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते थे। लगभग 75 से 50,000 साल पहले अफ्रीका से सबसे बड़ा माइग्रेशन का काम शुरू हुआ और ये इंसान अलग अलग कोने में जाना शुरू किए। इस माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि धरती हर 25-26 हजार साल पे अपने एक्सिस के वॉबल में शिफ्ट करती है, और इस शिफ्ट की वजह से बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज होता है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीका के जंगल जो हैं वो डेजर्ट बन गए थे, और बाकी काफी ऐसे जगह थे जहां पे हरियाली काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में इनका वहां से निकलना इनकी मजबूरी थी। मैंने जैसा बताया कि आइस एज शुरू हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, लेकिन अभी तक आइस एज था। इस आइस एज हालांकि कम हो रहा था। इस आइस एज की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स पानी से डिवाइडेड थे वो भी जो है विंटर में आइस बन जाते थे और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना पॉसिबल होता था। ये वही समय था जिसमें में ये अफ्रीका से निकलकर लैंड से कनेक्टेड टेरिटरीज और जो पानी से कनेक्टेड थे उन टेरिटरीज पर भी ये लोग जा पाए। इसी समय में लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हुआ, मतलब बोलना और बोल के अपनी चीज को समझाना। बोलना मतलब सिर्फ साउंड निकालकर अपनी चीज को समझाना। भाषा विकास नहीं हुआ था, लिखने की कला विकास नहीं हुई थी। यहां पर इनके पास एक और डेवलपमेंट हुआ जहां पर इनकी पकड़ मजबूत होनी शुरू हुई, कॉग्निटिव स्किल्स इनके तेज हुए। इसकी वजह से आप इन लोगों ने काफी शार्प टूल्स भी इस्तेमाल करने शुरू किए। लगभग 10,000 साल पहले एक और चीज हुई जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर हुआ। जब एग्रीकल्चर हुआ
तो अब ये लोग जो है सोचने लगे कि अब एग्रीकल्चर हुआ तो हम लोग कृषि करके चीजों को खाएंगे, बनाएंगे, स्टोर करेंगे, ऐसा हुआ। लगभग 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर हुआ तो यहां पे शुरू हुआ पहली सभ्यता, जिसे हम सेटलमेंट बोलते हैं। इस सभ्यता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी नदी का होना। नदी का होना मतलब भारत में इंडस नदी थी जो आज के पाकिस्तान में है, इजिप्ट में नाइल नदी थी, टाइग्रिस यूफ्रेट्स नदी जो है वो सीरिया के आसपास में है, और ह्वांगो नदी थी चाइना में। इन्हीं चारों नदी के चारों तरफ सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ लगभग 8,000 से लेकर 4,000 साल पहले, जिसको हम काफी जगह की खुदाई से ये हमें 1920 के आसपास में ही पता चला है, 1900 के आसपास में पता चला है कि ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लगभग इंडिया की बात अब मैं करता हूं कि 3500 से लेकर 2500 साल पहले जो सिविलाइजेशन जब शुरू हुई तो सिविलाइजेशन के बाद से अब इनके पास फुर्सत मिलने लगा, क्योंकि खाना पका लेते थे, स्टोर कर लेते थे, है ना। लेकिन अब तक जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी चल रही थी, कम्युनिज्म के फिलॉसफी का मतलब होता यह है कि हम जितना भी प्रोड्यूस करेंगे मिल बांट के खाएंगे। जब तक ये एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते थे तब तक जो भी जानवर वगैरह मारते थे वो ये बांट के खाते थे। लेकिन जब ये रहना शुरू किए तो अब कम्युनिज्म की फीलिंग ना आके सेल्फ की फीलिंग आनी शुरू हो गई कि मेरे पास ज्यादा रहे, मैं ज्यादा स्टोर करूं, ठीक है। साथ ही साथ इस समय शुरुआत हुआ वर्ण सिस्टम का। वर्ण सिस्टम मतलब कि जिस आदमी को जैसा काम आता है वो वही काम करेगा और उसकी जाति उसी हिसाब से डिसाइड होगी। जाति नहीं, वर्ण मतलब एक कहानी कहने वाला ब्राह्मण होगा, है ना, एक व्यापार करने वाला वैश्य होगा। तो ऐसे करके वर्ण सिस्टम की शुरुआत हुई। साथ ही साथ इस दौरान चूंकि भाषा तो विकास हो रहा था लेकिन लिखने की कला नहीं थी, तो इन लोगों ने कहानियां सुनाने का काम करना शुरू किया। जो वैदिक टाइम्स की बात कर रहा हूं, कहानियां सुनाना शुरू किया। कहानी सुनाने का पर्पस यह होता था कि ये याद रहे और अगले जनरेशन तक ये कहानी आगे बढ़े। अगले जनरेशन तक कहानी आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि इस कहानी को कुछ ऐसे सुनाया जाए कि ये याद रहे। आप नोटिस करेंगे कि आपको किसी भी फिल्म का गाना याद रहता है लेकिन उस फिल्म के डायलॉग नहीं याद रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये कहानियां कविताओं के रूप में सुनाई जाएं तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर की जा सकती थी, और इसीलिए वेद में ये कहानियां श्लोक के रूप में सुनाई गई लोगों को। ये लोगों को सुनाई जाती थी, लेकिन श्लोक के रूप में सुनाने में एक कमी होती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आज आप अपने पूरे दिन भर का काम एक डायरी में लिख दीजिए गद्य के रूप में, आप उसे सक्सेसफुली लिख देंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि इसे अब आप कविता के रूप में लिख दें तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। और आप जब लिखेंगे तो उसमें कुछ चीजें आप अपने मन से ऐड कर देंगे, कुछ चीजें आप अपने मन से डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि कविता लिखते समय आपके पास दो बंधन होते हैं। एक तो राग को मैनेज करना पड़ता है और दूसरा लाइन को भी मैनेज करना पड़ता है। मतलब पहली लाइन बहुत बड़ी, दूसरी लाइन बहुत छोटी नहीं हो सकती है। तो ऐसे करके वैदिक टाइम्स में ये श्लोक सुनाए गए और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए गए। लगभग 2100 साल पहले जब हमें लिखने की कला आई तो हमने अपनी धार्मिक किताबें महाभारत, रामायण, इन सबों को लिखा, और ये वेद वगैरह भी उस समय ही लिखे गए। जिसमें हमारे यहां वेद लिखे जा रहे थे उसी समय में वेद के लिखे जाने के लगभग 2500-2600 साल पहले भारत में गौतम बुद्ध का, महावीर जैन का, चारवाक जैसे फिलोसफर्स का जन्म हुआ था। वेदों के हिसाब से परमात्मा थे, लेकिन महावीर जैन ने परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने बोला परमात्मा नहीं है, आत्मा है। गौतम बुद्धा की फिलॉसफी के हिसाब से न तो परमात्मा है न तो आत्मा है, जो मोक्ष है। लेकिन चारवाक जो फिलोसफर थे उनके हिसाब से न आत्मा है, न परमात्मा है, न मोक्ष है। जो कुछ भी है वही जीवन है, जीवन मरण एक ही है, कोई आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ का सिस्टम नहीं है। जो यहां पर जो चीजें हो रही थी वही चीज विश्व के दूसरे कोने में भी हो रही थी, और ग्रीस में ये कुछ ज्यादा ही हो रही थी। जैसे चारवाक जो है न आत्मा न परमात्मा में विश्वास करते थे, भगवान में उनका कोई विश्वास नहीं था। उसी तरह सोक्रेट्स भी थे जिन्होंने भगवान में विश्वास नहीं किया, और उनके डिसिपल एरिस्टोटल और काफी लोग थे। लेकिन सोक्रेट्स को भगवान में विश्वास न बताने के लिए और भगवान के न होने की चीज को फैलाने के लिए उन्हें मौत की सजा भी दी गई। एरिस्टोटल के ही पढ़ाए हुए थे सिकंदर, उस समय में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने यह सिद्धांत दिया कि अर्थ सेंटर में है और सूर्य चारों तरफ चल रही है। शायद इसी कारण से बाइबल और चर्च में हमें इसका थोड़ा बहुत जिक्र भी मिलता है, जिसे हम जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं।
लगभग 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और इसके बाद न्यू टेस्टामेंट और बाइबल लिखे गए और उसके कुछ दिन पहले जो है ओल्ड टेस्टामेंट लिखे गए थे, जिन्हें हम यहूदियों का सबसे सैक्रेड टेक्स्ट मानते हैं। तो अब तक मुझे लगता है कि ये जो 3-4 मेजर धर्म है, इस्लाम, ज्यूज और हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। 1400 साल में प्रॉफिट मोहम्मद आए और इनके कुरान, यहां से कुरान लिखी गई और इस कुरान को आगे, कुरान के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाया गया और एक और नया जन्म आ गया जिसे हम बोलते हैं इस्लाम। एक और धर्म जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है वो है सिखिज्म। इसकी उत्पत्ति काफी लेट हुई है और इसकी उत्पत्ति लगभग जो है आज से 700-800 साल पहले के आसपास हुई है। अब हम पहुंचते हैं भारत में एक बार वापस से। तो भारत में ये सब चीज हो रहा था और इस समय में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का शासन था। उसके पहले कुछ महाजनपद थे। ये महाजनपद वगैरह आपस में लड़ाई करते रहते थे और बहुत ही मजबूत टेरिटरी भारत नहीं थी, एक यूनिफाइड नहीं था, सब अलग अलग थे। इसी नॉन यूनिफाइड भारत का फायदा उठाया सबसे पहले पर्शियन इन्वेडर्स ने, और साइरस द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, उसने भारत पे अटैक किया था। उसके बाद एलेक्जेंडर के लोग यहां पर आए थे, अटैक नहीं किया था, बट एलेक्जेंडर की पोरस के साथ लड़ाई का एक विवरण मिलता है। और एलेक्जेंडर के बाद से ग्रीक, इंडो ग्रीक इन्वेजन हुआ इंडिया पर। इसके बाद से हुन और कुषाण का इन्वेजन हुआ इंडिया पर। इसके बाद टर्की का इन्वेजन हुआ, जो कि आपने गजनी, गोरी के नाम से सुना होगा। और इसके बाद जब टर्की यहां से जाने लगे तो टर्कियों ने अपने स्लेव को ही यहां का शासन दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ। इसके कुछ दिनों बाद मुगल भारत में आए और मुगल जो आए, पिछले जितने भी इन्वेडर्स थे उनके अगेंस्ट वो इन्वेडर्स आते थे, लूटते थे, प्लंडर करते थे, तोड़ते थे मूर्तियों को, मंदिर तोड़ते थे और यहां से सोना लेकर भागते थे। लेकिन मुगल ने भारत को अपना ही घर समझा और मुगल ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश की और एक्सपैंड किया। लगभग मुगल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर ट्रेड करने के लिए आई और ट्रेड करने के साथ साथ इसने अपने देश को पूरा कंट्रोल कर लिया और 1947 में हमें आजादी मिली। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर ट्रेड क्यों कर पाई और यहां पर क्यों आई। लगभग आज से 500 साल पहले यूरोप, मतलब कि पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारी कंट्री जो यूरोप बोलते हैं, इन सारी कंट्रियों में एक रेनेसा हुआ था जिसे हम पुनर्जागरण बोलते हैं। इस रेनेसा का मतलब यह था कि चर्च जो अब तक अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करता था, उसकी सुप्रीमेसी को प्रोटेस्टेंट्स ने चैलेंज किया। उसी समय में प्रिंटिंग प्रेस भी आया था, तो यह चैलेंज काफी पॉसिबल हो सका क्योंकि बाइबल को हम अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते थे और अलग अलग भाषा में हम छाप सकते थे। छपने के बाद से वो चर्च का ऑथोरिटी थोड़ा रिड्यूस हुआ और नए रूल्स वगैरह बने। साथ ही साथ चर्च की ऑथोरिटी को रिड्यूस करने के लिए उसमें में काफी साइंटिस्ट लोग आए थे, जिनमें गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, इनका नाम लेना जरूरी है। इन लोगों ने अर्थ के सेंटर में होने की बात को बताई, होने की बात को इनकार किया और बताया कि सन सेंटर में है, अर्थ चारों तरफ घूमती है। हालांकि गैलीलियो को इसके लिए सजा भी दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस पुनर्जागरण के बाद वहां पर साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ। साइंटिफिक रिवोल्यूशन का से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन काफी बढ़ी और बाद में इन लोगों ने अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले तो इन्हें यह भी नहीं पता था कि दुनिया यूरोप के बाहर भी है। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान इन्हें अमेरिका भी मिला, इन्हें अफ्रीका भी मिला, इन्हें साउथ अमेरिका भी मिला, इन्हें एशिया भी मिला और तब पता चला कि अच्छा, इतनी कंट्रीज और हैं। इनमें से जिन जिन कंट्री के जो भी रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को इन्होंने पहले ट्रेड के रूप में और बाद में लगभग ये सारी कंट्रियों ने वर्ल्ड के हर कोने में कब्जा किया। ये था हमारा लगभग 200-300 साल पहले की, 400-500 साल पहले की कहानी। धीरे धीरे मॉडर्न साइंस और डेवलप हुआ और लगभग 100 साल पहले जो साइंस थे वो साइंस में और डेवलपमेंट हुई। सैटेलाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मोबाइल, टीवी, ऐसी चीजें आनी शुरू हुई और इन सब चीजों से अब हम इन सारी साइंस को और भी बेहतर से पढ़ रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व हैं, हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम नई थ्योरीज भी डेवलप कर रहे हैं कि हो सकता है ये यूनिवर्स जो हमारा है, इसके अलावा पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है, इसका एक डुप्लीकेट यूनिवर्स भी हो सकता है। न्यूटन के जो ग्रेविटी के रूल थे उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया, ग्रेविटी को रीडिफाइन किया गया। तो ऐसे करते करते ये हमारी जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो ये था आज का हमारा कंटेंट।
आपको होता लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।